वो जंगल बहुत बड़ा था और बहुत घना भी, जिसमें तरह तरह के जानवर और पक्षी रहते थे। उसी जंगल में हाथी और उसकी पत्नी बहुत पुराने आबाद थे। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी इसी जंगल में गुजारी थी। इन दोनों पति पत्नी में बहुत प्यार था। वो कभी भी अकेले ना घूमने जाते, जिधर भी जाते वो जोड़ा साथ साथ इकट्ठे ही जाता। लेकिन कभी कभी उसकी पत्नी बहुत उदास हो जाती थी। इसका कारण वो दुख था जो वो अपने मन में हर वक्त लिए फिरती। वो ये कि इनकी कोई औलाद ना थी। तुम ऐसे क्यों बैठी हो? मेरा दिल बहुत उदास है। मैं जब दूसरे हाथियों को अपने बच्चों के साथ देखती हूँ तो मेरा भी दिल करता है कि मेरा भी कोई बच्चा हो। तुम दिल थोड़ा ना किया करो। अगर तुम्हारे भाग्य में हुआ तो ये खुशी तुम्हें भी जरूर मिलेगी। मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। कहो, क्या बात है? जंगल में पूर्व की तरफ पूजा करने की जगह है। मेरा दिल कहता है कि मुझे वहाँ जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। अगर तुम ऐसा सोचती हो तो हम आज ही उस तरफ निकल जाते हैं। मुझे पता था तुम जरूर मान जाओगे। और वो दोनों पति पत्नी जंगल में पूर्व की तरफ चल देते हैं। शाम होने से पहले ही वो वहाँ पहुँच जाते हैं। हाथी की पत्नी अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना में लग जाती है। ऐ भगवान, मेरा भी दिल है। मैंने क्या गुनाह किया है जो मेरा बच्चा नहीं है? मैं अब जी नहीं सकती। बहुत सी खुशियां हैं मेरे दिल में। मुझ पर दया करो और मेरी झोली भर दो। और फिर वो रोती हुई अपने पति के साथ वहाँ से चल देती है। और फिर ऐसे ही समय गुजरता रहा। फिर एक दिन उस हाथी की पत्नी को अपने आप में कोई तब्दीली महसूस होना शुरू हुई। वो ये मान गई कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली है और वो गर्भवती है। वो बहुत खुश होती है। आप कहाँ थे? मैं बहुत बेचैनी से इंतजार कर रही थी आपका। क्या हुआ? मैं नदी पर पानी पीने गया था। भगवान ने हमारी सुन ली है। हमारे पास एक छोटा सा बच्चा आने वाला है। क्या क्या तुम सच कह रही हो? इससे बढ़कर और क्या खुशी हो सकती है हमारी जिंदगी में? वो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे। समय गुजरता गया। आखिर वो दिन आ ही गया जब इनके यहाँ एक बहुत सुंदर सा बेटा पैदा हुआ। ये उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। और फिर तो हाथी की पत्नी की सब उदासियां खत्म हो गई थी। समय खुशी के साथ गुजरता रहा। फिर उस जंगल में यहाँ वो रहते थे वहाँ भोजन की कमी होनी शुरू हो गई। सागर के पापा, क्यों ना हम जंगल के दूसरी तरफ चले जाएं? यहाँ तो काफी कम भोजन मिलता है। मेरा बच्चा ठीक से पेट भी नहीं भर पाता। मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा अच्छे से अच्छा भोजन खाए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अब हमें जाना ही होगा। और वो जंगल की दूसरी तरफ अपना सफर शुरू करते हैं। दोपहर होने को थी। जंगल में एक छोटा सा मैदान था। वो वहाँ एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठ जाते हैं। थके हुए थे। बैठते ही मामा हाथी और पापा हाथी की आंख लग जाती है। सागर खेलता खेलता थोड़ा दूर निकल जाता है। वो बच्चा का परिचित था इस जंगल से और उसे क्या खबर थी कि ये ट्रेन की पटरी है। और वो थोड़ा आगे जाकर ट्रेन की पटरी पर बैठ जाता है। रानो चिड़िया दूर से आती ट्रेन देखकर जोर जोर से शोर मचाती है। लेकिन सागर को कब खबर थी कि चिड़िया शोर क्यों कर रही है। मैं क्या कर सकता हूँ? वो बच्चा सामने पटरी पर बैठा हुआ है। वो ड्राइवर बहुत दयालु था। वो बार बार हॉर्न बजाता है लेकिन बच्चा वहाँ से जरा भी नहीं हिलता। अगर ट्रेन को रोकूं तो रोक ही जाती है। यहाँ तो ट्रेन रोकना अलाउ भी नहीं है। ना रुकूं तो ये बच्चा मरता है। ऐ मेरे भगवान, मैं क्या करूँ? वो अपने आप से ऐसे बातें करता है लेकिन उसके पास समय बहुत कम था। वो अपनी जॉब की परवाह किए बगैर ट्रेन को रोक लेता है। ट्रेन की आवाज सुनकर मामा हाथी और पापा हाथी भी भागते हुए आ जाते हैं और जल्दी से अपने बच्चे को पटरी से उठाकर दूसरी तरफ करते हैं। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। हमारे पास शब्द नहीं है। आप बहुत दयालु हो। मैं अपने दिल से मजबूर था। मुझे ट्रेन रोकना ही पड़ी। आप अपने बच्चे का ध्यान रखा करो। अब मैं चलता हूँ। ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ, मामा और पापा हाथी अपनी मंजिल की तरफ चलते हैं। अर्जुन अपने घर अभी पहुंचा ही था कि इसकी पत्नी उसे एक नोटिस थमा देती है। क्या है ये? पता नहीं, खुद ही देख लो।
वो जैसे ही नोटिस पढ़ता है वो बहुत दुखी हो जाता है। क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो गए हो? मेरी जॉब चली गई है, मुझे इसी बात का डर था। और अर्जुन अपनी पत्नी को जंगल में हाथी के बच्चे वाली सारी बात बताता है। तुम फिक्र ना करो, तुमने किसी की जान बचाई है और भगवान कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। अब क्या करूँगा, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि कोई कारोबार कर सकूं। जब ये जॉब नहीं थी तो हम गांव में क्या काम करते थे? लकड़ियाँ बेचा करते थे। क्या अब मैं फिर से लकड़ियाँ बेचूंगा? इसमें बुरा ही क्या है, अपनी मेहनत है और इसका तुम्हें अनुभव भी है। हाँ, तुम ठीक कहती हो। अब मैं अपने बच्चों को भूखा तो नहीं देख सकता। और फिर दूसरे दिन अर्जुन संदूक से अपना पुराना कुल्हाड़ा निकालता है और जंगल की तरफ चल देता है। वो इस जंगल से थोड़ा बहुत परिचित तो था ही। वो जल्दी जंगल में पहुंच जाता है और एक सूखा पेड़ देखकर इसकी टहनियां काटने लगता है। पापा हाथी और मामा हाथी और उनका बच्चा जो उधर से गुजर ही रहे थे, इनकी नजर अचानक से उस आदमी पर पड़ती है। सागर के पापा, क्या तुम देख रहे हो? ये वही इंसान है जिसने अपने सागर की जान बचाई थी। हाँ, मुझे भी वही लग रहा है, लेकिन ये यहाँ कैसे और इस हालत में? चलो हमें इसे पूछना चाहिए। और वो उसके पास जाते हैं। आप वही दयालु इंसान हो ना जिसने हमारे बच्चे की जान बचाई थी? हाँ, मैं वही ट्रेन का ड्राइवर हूँ, लेकिन आप यहाँ कैसे? और फिर अर्जुन उन्हें सारी बात बताता है। तुम परेशान क्यों हो? हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम हमारे साथ आओ। पापा हाथी और मामा हाथी अर्जुन को जंगल में गुफा की तरफ ले जाते हैं। आप अंदर जाओ इसके। लेकिन अर्जुन थोड़ा डरता है। आप डर क्यों रहे हो? सागर, चलो साथ जाओ अपने अंकल के गुफा के अंदर। और अर्जुन जैसे ही गुफा के अंदर जाता है, इसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आता, क्योंकि अंदर तो हर तरफ सोना, हीरे और जवाहरात पड़े थे। तुम डरो नहीं, जंगल में ऐसे बहुत से खजाने होते हैं जिनका सिर्फ यहाँ के वासियों को ही पता होता है। लाओ और ला दो इसे मेरे ऊपर, जल्दी करो। और अर्जुन ढेर सारा सोना पापा हाथी के ऊपर ला देता है। तुम यही रहो, सागर का ख्याल रखना, मैं अपने मोहसिन का थोड़ा भला करके आता हूँ। चलो भाई, बैठो मेरे ऊपर, मुझे रास्ता बताते जाना। और फिर ऐसे अर्जुन बहुत ज्यादा मालदार हो जाता है और गरीबों की मदद करता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो अपने नुकसान की परवाह किए बगैर किसी दूसरे की मदद करता है, उसके रास्ते हमेशा सुंदर जंगल था। वहाँ सब पक्षी बहुत खुशी से रह रहे थे। हर साल के आखिर में उस जंगल में दाना पानी की कमी हो जाती थी, क्योंकि इन दिनों वहाँ बर्फबारी होती थी। इस साल भी ऐसा ही हुआ। इन दिनों सब पक्षी पूरे वाले जंगल की तरफ परावास करते और वहाँ पे वो दिन सुकून के साथ गुजारते। अब समय आ गया है कि हमें अपना सफर शुरू करना चाहिए, क्योंकि सफर में 2 दिन लग ही जाएंगे। जिसके पास जो भी दाना पानी जमा है वो साथ ले लेना, ताकि रास्ते में हमें कोई मुश्किल पेश ना आए। कबूतर, जो कि बहुत सियाना था, सब पक्षियों को समझाता है। सब पक्षी भी उसकी बात ध्यान से सुनते हैं और जाने की तैयारी शुरू करते हैं। इसी जंगल में रानू चिड़िया और कौवा भी रहते थे। रानू चिड़िया के 2 बच्चे सोनू चिड़िया और जुजू थे, जो कि बहुत समझदार थे। जबकि कौवे का भी एक बच्चा था जो बहुत शरारती था। हर समय किसी न किसी शरारत में लगा रहता। वो अपने माँ बाप की एक ना सुनता था। उसे दूसरों को तंग करने में बहुत मजा आता था। टिंकू सोनू और जुजू से बहुत जलता था, क्योंकि सभी पक्षी रानू चिड़िया के बच्चों की बहुत पारिभाषा करते थे। टिंकू, जाओ अपनी रानू आंटी के पास, उसे जाकर बताओ कि सब पक्षियों ने फैसला किया है कि कल सुबह रोशनी होने के साथ ही हमें निकलना होगा, क्योंकि बर्फबारी की वजह से सूरज की रोशनी कम समय के लिए ही आती है। वो अपने बच्चों को लेकर बड़े आम के पेड़ पर आ जाए। जी पापा, मैं अभी जाकर बता आता हूँ। और टिंकू रानू चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है। रास्ते में टिंकू के दिमाग में एक शरारत आती है। अब मजा आएगा। रानू आंटी, मुझे मेरे पापा ने भेजा है कि आपको बताऊं कि सब पक्षियों ने फैसला किया है कि परसों सफर शुरू करना है।
आप परसों सुबह बड़े आम के पेड़ पर आ जाना। लेकिन कबूतर ने तो कल जाने का कहा था। हाँ, कहा तो था, लेकिन कबूतर अंकल के बेटे को बहुत तेज बुखार है, इसीलिए हमें परसों ही जाना होगा। ठीक है बेटा, हम परसों आ जाएंगे। और टिंकू वापस अपने घर आ जाता है। पापा, मैं गया था रानू आंटी की तरफ, लेकिन वो तो बहुत गुस्से में थी। वो कह रही थी कि कबूतर बहुत चालाक बनता है, उसका परिवार रहता है ना पूरे वाले जंगल में, इसलिए हम सबको ले जाता है वहाँ। रानू आंटी कह रही थी मैं तो इस बार दक्षिण वाले जंगल की तरफ जाऊंगी, इस बार मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। अच्छा, रानू ने ऐसे कहा? चलो भाई, मर्जी उसकी, जहाँ भी जाए। और ऐसे रात हो जाती है। अगली सुबह सब पक्षी आम के पेड़ पर इकट्ठे हो जाते हैं, सवाए रानू के, क्योंकि रानू तो बेखबर अपने घर में सो रही होती है। रानू नहीं आई अभी? नहीं, रानू नहीं आएगी। और कौवा सारी बात पक्षियों को बताता है। कबूतर अंकल, रानू आंटी आपको बहुत बुरा भला कह रही थी। अच्छा बेटा, कहने दो उसे, मैं तो सब पक्षियों का अच्छा ही चाहता था। इस तरह सब पक्षी अपना सफर शुरू करते हैं। दूसरी तरफ रानू अपने बच्चों को उठाती है। मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से उठ जाओ, आज हमने अपने सफर की तैयारी करनी है। हाँ मम्मा, हम उठ गए हैं। मम्मा, मैं बहुत खुश हूँ पूरे वाले जंगल में जाने के लिए। वहाँ पर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। याद है पिछली बार हमें कितना मजा आया था वहाँ पर? हाँ बेटे, वहाँ के सभी पक्षी बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ, लेकिन अपना घर छोड़कर जाना पड़ेगा, इसलिए थोड़ी दुखी भी हूँ। मम्मा, हम कौन सा हमेशा के लिए जा रहे हैं? वापस तो हमें अपने घर ही आना है। अच्छा चलो, जल्दी से दाना खा लो, फिर कबूतर की तरफ चलते हैं। जी मम्मा। और दाना खाने के बाद रानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ कबूतर के घर की तरफ चलती है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो कबूतर तो वहाँ होता ही नहीं। कबूतर पता नहीं कहाँ चला गया है। मम्मा, आज आपको जंगल सुना सुना सा नहीं लग रहा? हाँ, लग तो रहा है। चलो कौवे से पूछते हैं कि क्या बात है। लेकिन कौवा भी उन्हें नहीं मिलता, उन्हें कोई पक्षी नहीं मिलता। मुझे समझ नहीं आ रहा, सब पक्षी कहाँ चले गए? मम्मा, कहीं टिंकू ने हमारे साथ कोई शरारत तो नहीं की? आपको तो इसका पता है कितना झूठा है, और हमारे साथ तो वैसे भी उसकी हमेशा ही लड़ाई रहती है। हो ना हो, ये उसकी शरारत है। हाँ बेटा, मैंने भी कैसे उसकी बातों का विश्वास कर लिया, हालांकि मैं जानती भी हूँ कि टिंकू कितने झूठ बोलता है। अब हम क्या करेंगे मम्मा? बेटा, मुझे पूरे वाले जंगल के रास्ते का पता है, हम चले जाएंगे। और वैसे भी हम अकेले थोड़ी हैं, हम एक दूसरे के साथ हैं ना, तो हमें डर कैसा? हमारी प्यारी मम्मा। रानू चिड़िया परेशान तो बहुत थी, लेकिन वो अपने बच्चों को हौसला देती है, क्योंकि उसे इस बात का पता था कि यही हौसला उसके बच्चों के लिए आइंदा जिंदगी में काम आएगा। ऐसे ही रात हो जाती है। अगली सुबह रानू जल्दी ही अपने बच्चों को उठा देती है और वो अपना सफर शुरू करते हैं। मैं थक गया हूँ पापा, हमें और कितना उड़ना होगा? बस थोड़ा सा और बेटा। फिर थोड़ा सा और आगे जाकर सब पक्षी एक जगह उतरते हैं थोड़ा आराम करने के लिए, लेकिन टिंकू को यहाँ भी चैन नहीं मिल रहा था। क्या करूँ, क्या करूँ? हाँ, ये करता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए छुप जाता हूँ। जब पापा मुझे ढूंढेंगे और मैं नहीं मिलूंगा तो बहुत मजा आएगा। और टिंकू थोड़ी दूर एक पेड़ में जाकर छुप जाता है, इस बात से बेखबर के वहाँ शिकारी ने जाल बिछाया हुआ था। जब सब पक्षी आराम करने के बाद जाने के लिए तैयार होते हैं, टिंकू कहाँ है? सब पक्षी टिंकू को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन टिंकू छुपा बैठा ये सब देख रहा होता है। उसे सबको परेशान देखकर बहुत मजा आ रहा था। कौवे बेचारे का तो रो रो कर बुरा हाल था। काफी समय इधर उधर ढूंढने के बावजूद टिंकू ना मिला। अब हमें चलना चाहिए, ये ना हो कि रात हो जाए, और ये जगह बहुत खतरनाक है। और सब पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। टिंकू का तो ये प्लान था कि जैसे ही सब पक्षी उसे ढूंढकर वहाँ से जाएंगे तो वो पीछे से जाकर सबको हैरान कर देगा। जैसे ही सब पक्षी वहाँ से उड़ जाते हैं, टिंकू भी वहाँ से उड़ने लगता है। लेकिन ये क्या, वो तो एक जाल में फंस चुका था। टिंकू के तो होश ही उड़ गए थे। मुझे बचाओ पापा, मुझे बचाओ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, सब पक्षी वहाँ से दूर जा चुके थे।
टिंकू जोर जोर चलाने के बाद रोने लग जाता है और फिर थक हार कर वहीं बैठ जाता है। अगले दिन रानो चिड़िया भी अपने बच्चों के साथ अपनी मंजिल की तरफ जा रही थी। रास्ते में उसी जगह पर आराम के लिए उतरती है। मम्मा, वैसे टिंकू ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, वो अभी बच्चा है, जब बड़ा होगा तो समझ जाएगा। हमें किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, फिर हम में और उसमें क्या फर्क रह जाता है। सॉरी मम्मा, हम दोबारा ऐसा नहीं कहेंगे। टिंकू पास में ही ये सब सुन रहा था। वो बहुत शर्मिंदा होता है, फिर हिम्मत करके उन्हें आवाज देता है। रानो आंटी, प्लीज मेरी मदद करो। रानो बहुत हैरान होती है, फिर उस आवाज की दिशा में जाती है और टिंकू को जाल में फंसा देखकर बहुत हैरान होती है। टिंकू, मेरे बच्चे, तुम यहाँ कैसे? आंटी, मुझे अपने किए की सजा मिली है। फिर वो रानो को सारी बात बताता है और बताता है कि कैसे उसने सारी रात खौफ में गुजारी। रानो चिड़िया, सोनो और जुजू जल्दी से वो जाल काटते हैं और टिंकू को आजाद कराते हैं। टिंकू बेटा, क्या तुमने अपने पापा के बारे में सोचा कि उस पर क्या बीत रही होगी? माँ बाप जीते जी मर जाते हैं अगर उनकी जिंदगी में उनकी औलाद को कुछ हो। आंटी प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं भी आइंदा सोनो और जुजू की तरह बन जाऊंगा। रानो चिड़िया उसे अपने साथ लेकर अपने सफर की तरफ बढ़ती है। जल्द ही वो पूरब वाले जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां कव्वे का रो रो कर बुरा हाल था और बाकी सब पक्षी कव्वे को तसल्ली दे रहे थे। पापा, मैं आ गया। कव्वे को पहले तो अपने कानों पर विश्वास नहीं आता, लेकिन फिर टिंकू को देखकर उसे गले लगा लेता है। फिर टिंकू खुद ही सारे पक्षियों को सारी बात बता देता है और ये भी बताता है कि कैसे उसने रानो चिड़िया के साथ झूठ बोला और रानो चिड़िया के बारे में बाकी सब पक्षियों से और सब पक्षियों से माफ़ी भी मांगता है और आइंदा एक अच्छा पक्षी बनने का वादा करता है। सब पक्षी भी टिंकू को माफ़ कर देते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर हम किसी से बुरा करते हैं तो अंत में हमारे साथ भी बुरा ही होता है।